हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन से लेकर के कहां तक उसकी प्रॉपर्टी तक की सारी कहानी कवर हो गई थी। इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन में हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इनहेरेंट इंट्रिंसिक एलिमेंट्री फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल, और मैटर पार्टिकल की प्रॉपर्टी होने की वजह से हम लोग कभी कभी इसको मटेरियल की प्रॉपर्टी ही बोल देते हैं। प्रॉपर्टी के जस्ट बाद में हम लोगों ने देखा कि चार्ज आयन, चार्ज पार्टिकल, चार्ज आयन और चार्ज बॉडी में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, और कब किसी आयन को चार्ज बॉडी बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता। दूसरी चीजें हम लोगों ने कवर करी, मास से किस तरीके से चार्ज अलग होता है, मास और चार्ज में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटीज हैं। इसके बाद हम लोगों ने कवर किया कि किसी अनचार्ज बॉडी को या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना हो तो उसको किन किन प्रोसेस से लेकर के जाना होगा। प्रोसेस में हम लोगों ने सीखा कि प्रोसेस 3 होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। फिर बात पहुंच गई कहां तक, प्रॉपर्टी तक, और जब प्रॉपर्टी पे बात पहुंची तो प्रॉपर्टी चार्ज की होती हैं 4 या 5, जिसमें मेन प्रॉपर्टी होती हैं 3। उसके भी पहले एक प्रॉपर्टी को हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चार्ज में क्लासिफाई कर दिया था। उसके बाद इनवेरियंस प्रॉपर्टी की बात करी थी। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी रखता है और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी रखता है। जिसमें जो लास्ट की प्रॉपर्टी थी बेटा, वो कैसी प्रॉपर्टी थी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। वो आज के लेक्चर से रिलेट करती है। तो सीधा हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कह रहा था क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पे आएंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब ये था बेटा कि जैसे अगर ये एटम ए है और ये क्या है, एटम बी। एटम ए से बी के तरफ में जब कभी चार्ज शिफ्ट होता है किसी प्रोसेस से निकलने के बाद, और जब एटम ए से बी के तरफ में कोई चार्ज पार्टिकल शिफ्ट हुआ तो वो ये कहता है कि जब भी ये एक ए से बी के तरफ शिफ्ट हुआ तो ए पॉजिटिव आयन और बी क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव आयन। ए पॉजिटिव आयन बनेगा और बी क्या बनेगा, नेगेटिव आयन। जब ये बी नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन बनता है तो इसके सफर में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब यहाँ 2+ होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सफर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कहा यह गया कि जैसे ये बी है या ये ए है, ए और बी जब कभी भी चार्ज एक्सेप्ट करते हैं या चार्ज अपने यहां से रिलीज करते हैं, इन दोनों ही प्रोसेस में जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज बोल दो 1e है, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज बोल दो 2e है, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज बोल दो 3e है, और जब तुम्हें पता ना हो कि कितना इलेक्ट्रॉन चला गया तो चार्ज बोल दो ne है। यहां पे n क्या है, n है इंटीजर्स 1 2 3 4। ये कहना ये चाह रहे हैं कि चार्ज इंटीजर में ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी बेसिक जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन। बेसिक चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। एक संख्या लेते हैं, मान लिया 20, 20 ले लिया, तो 20 क्या है, 20 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन है, बेसिक संख्या कौन सी है, 1 है। तो 1 को जब 20 टाइम्स किया मैंने तब तो ये आया। इसका मतलब क्या होता है, जो सबसे बेसिक नंबर होता है बेटा, इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे नंबर उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो जो बेसिक है उसी से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बार बार मैं बेसिक क्यों बोल रहा हूं पता है, बेसिक बोलने का मतलब यह है कि अब इससे छोटा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। लेकिन चार्ज पार्टिकल के बारे में जब और डीप स्टडी किया गया तो पता चलता है, मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स के अंदर में ये जब आते रिसर्च हुई तो पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन कौन बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो ऐसे पार्टिकल हैं जो और ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। और उनके बारे में पता चलता है कि इनका जो नाम है वो क्या है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं और मान रहे हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे भी छोटे पार्टिकल पॉसिबल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है बेटा, क्वार्क्स। बोले सर सब एटॉमिक पार्टिकल तक की कहानी तो समझ में आ गई, 9 से रटाई जा रही है, लेकिन उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये बात आज पता चला है, और उसको क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं और एंटी क्वार्क्स कहते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि क्वार्क्स क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में अपने आप आएगा। क्वार्क्स क्या है बेटा, अब जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को जानते थे, अब आप जानिए कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क्स है। क्यों, क्योंकि क्वार्क से मिलकर के प्रोटॉन बना है, क्वार्क से मिलकर के न्यूट्रॉन बना है, और क्वार्क से मिलकर के और बहुत से
पार्टिकल्स बनते हैं। इसका मतलब क्वार्क्स ही सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब ये क्वार्क्स होते कितने तरीके के हैं? तो बेटा क्वार्क की अगर टाइप्स की बात करें तो ये टोटल 6 नामों से जाने जाते हैं। कितने टाइप्स के बेटा? 6 नामों से जाने जाते हैं। अब इनके जो 6 टाइप्स हैं उसमें कौन कौन सा होता है? सबसे पहले समझो क्वार्क्स क्या है। क्वार्क्स एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्वार्क्स क्या है बेटा? एक एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोलते थे वैसे हम किसको बोल रहे हैं? क्वार्क्स को बोल रहे हैं। क्वार्क्स एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब इस एलिमेंट्री पार्टिकल की खास बात क्या है? सबसे ज्यादा रीच वाली बात क्या है कि इस एलिमेंट्री पार्टिकल से प्रोटॉन बना है, इसी एलिमेंट्री पार्टिकल से न्यूट्रॉन बना है। तो इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलो पढ़ते हैं। क्वार्क्स बेटा क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल है। 6 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला नाम है इसका अप, और अप के पास में कितना चार्ज होता है? 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक तो सुना था सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ये देखो एक भाई साहब आ गए अप, इनके पास में इलेक्ट्रॉन 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का भी फ्रैक्शन है। और वो क्वांटाइजेशन क्या सिखा रहा था कि उससे ज्यादा, उससे फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। चलो मान लेते हैं वो बात ठीक भी है, लेकिन अगर प्रोटॉन के और क्वार्क्स के हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चल रहा है कि ये अप जो है ये 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहा है। फिर दूसरा क्वार्क क्या नाम है होता है बेटा? दूसरे क्वार्क का नाम होता है डाउन। दूसरे क्वार्क का नाम क्या है बेटा? डाउन। डाउन के पास में जो चार्ज होता है बच्चा वो होता है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। लो जी कर लो बात। E/3 है रखा चार्ज। अभी तक हमें लगता था E ही सबसे छोटा चार्ज। इधर देखो डाउन, इसके पास में कौन सा? ये डाउन पार्टिकल है बेटा। अप पार्टिकल का नाम है ये। अप डाउन मतलब ना, ये अप डाउन। अप डाउन का मतलब क्या है? अप पार्टिकल है, डाउन पार्टिकल है। तीसरे पार्टिकल का नाम सुना रहा हूं। तीसरे पार्टिकल का नाम है चार्म। बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे गए हैं इसका। क्या नाम है बेटा? चार्म। अब ये चार्म क्या है? चार्म क्वार्क। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्क चार्म। तो क्वार्क चार्म पार्टिकल के पास में भी वजन कितना, इसमें चार्ज कितना होता है? 2/3e, यानी जितना अप के पास में है उतना ही इसके पास में। सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अब अगर दोनों एक जैसे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? ये बहुत हल्का होता है, ये उससे थोड़ा ज्यादा भारी होता है। ये बहुत हल्का होता है, उससे थोड़ा ज्यादा भारी। दरअसल में ऊपर से नीचे आने वाली जितना क्रम में बना रहा हूं ये भारी होते जाते हैं, बस यही समझना तुम। तो चलो सर जी, चार्म पता चल गया। इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि इसका वजन ज्यादा है और ऊपर वाले का वजन कम है। चौथी बात करते हैं। इसके बाद आता है बेटा चार्म के बाद, चार्म के बाद आता है स्ट्रेंज। क्या आता है बेटा? स्ट्रेंज। क्या क्या नाम है? स्ट्रेंज का भी चार्ज होता है बेटा -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का बाई 3, इलेक्ट्रॉन का बाई 3। तो समझते हैं बेटा स्ट्रेंज की भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन का बाई। सर डाउन का भी तो चार्ज 1/3 था, स्ट्रेंज का भी चार्ज कितना है? -1/3। दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? स्ट्रेंज का मास इससे थोड़ा ज्यादा है, वजन इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। फिर बात करते हैं सर, 5 हो गए। पांचवा बताइए। पांचवा होता है बेटा, इसको बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं? टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है? इसके जो चार्ज होती है बेटा फिर से 2/3 ऑफ ई। बोले लो कर लो बात। अप का भी 2/3e, चार्म का भी 2/3e, टॉप का भी 2/3e, यानी ये इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट जो है फ्रैक्शन चल रहा है। तो बताइए सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मैंने बता दिया था पहले ही, ऊपर से नीचे आते समय क्या बढ़ता है? मास। तो इसका मतलब टॉप का मास ज्यादा होगा। टॉप का मास क्या है बेटा? ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है टॉप मतलब हैवी वेटेड है। इनके कंपैरिजन में हैवी वेटेड क्या ही होगा? न्यूक्लियस के अंदर घुस के बैठा है। तो टॉप का मतलब कितना हो गया? 2/3e। फिर आता है बात नंबर 6, लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बॉटम, बॉटम बॉटम पे लिखा गया, क्या बात है। तो ये क्या हो गया? बॉटम। इसका नाम है बॉटम। इसको ब्यूटी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी। बॉटम और ब्यूटी दोनों बोलते हैं इसको। तो बॉटम कहां पे लिखा गया? बॉटम में। बॉटम की चार्ज कितनी होगी? बोलिए सर ट्रेंड को फॉलो करिए। डाउन का 1/3, स्ट्रेंज का 1/3, और फिर बॉटम का -1/3 इलेक्ट्रॉन। बोले सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आप कहना चाह रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वैसे इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के बना है। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के बना है। और इन पार्टिकल्स का नाम ये 6 होते हैं। कौन कौन? अप डाउन, बोलो बोलो, अप डाउन, अप डाउन, चार्म स्ट्रेंज, चार्म स्ट्रेंज, अप डाउन, चार्म स्ट्रेंज। एक बार रिपीट करो, अप डाउन, चार्म स्ट्रेंज, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। याद हो गया सर? अप डाउन, अप डाउन, चार्म स्ट्रेंज, चार्म स्ट्रेंज, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। ध्यान से देखना, पहले वाले का कितना? 2/3e, दूसरे वाले का कितना? 2/3e चार्म का, तीसरे का कितना? 2/3e। तो देखो अल्टरनेट में चल रहे हैं,
तो तुमको याद भी हो जाएगा इजीली। बस डिफरेंस क्या है बेटा, ऊपर से नीचे आते समय वजन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे आते समय क्या बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता है। सर ठीक है समझ गया मैं, आप ये कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा वजन किसका होगा, बॉटम का। नहीं गधा, बॉटम का वजन केवल स्ट्रेंज से ज्यादा है और स्ट्रेंज का वजन डाउन से ज्यादा है। इनका रिश्ता तो इनका अपना है ना, ध्यान से देखो, इसमें समझना है आपको, ये तीनों आपस के रिश्तेदार हैं। इसका वजन केवल इससे ज्यादा होगा, इसका वजन केवल क्या होगा, ऊपर वाले से ज्यादा, और इन बॉटम का वजन केवल स्ट्रेंज से ज्यादा। बोले अच्छा ये कहानी है। और अगर मैं बात करूं किसकी, ध्यान से देखना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ये 2/3 अप का वजन किससे कम होगा, चार्म से कम है, यानी चार्म का वजन अप से ज्यादा है। और फिर उसके बाद में देखो टॉप का वजन चार्म से भी ज्यादा है। तो अगर वजन के डिक्रीजिंग और उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो सबसे पहले टॉप लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा, टॉप के बाद में क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, टॉप के बाद में कौन, चार्म। देखो ये यहां से ये रिश्ता क्या कहलाता है, यहां से, तो टॉप के बाद में किसको लिखूंगा, चार्म, फिर चार्म के बाद किसको लिखूंगा मैं, अप। और इन सबके पास में चार्ज सेम होता है, मास का तो वजन का तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो गया, लेकिन चार्ज सबके पास सेम है, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पहले की कहानी क्या सीखे थे, इसके पहले की कहानी सीखे थे कि कोई भी ऐसा पार्टिकल हो जिसके पास में मास है उसके पास चार्ज जरूर होगा। कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके पास चार्ज है उसके पास मास जरूर होगा। लेकिन पता है सब एटॉमिक लेवल के बाद में ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी फेल होती, ये सब चीजें क्या होती, थोड़ी थोड़ी फेल होती हैं। अभी तक की कहानी तो समझ में आ गई सर, आप ये कहना चाह रहे हैं ऊपर से जाते समय वजन बढ़ता है, और ये रिश्ता कैसे बनाते हैं, डाउन का स्ट्रेंज के साथ, स्ट्रेंज का बॉटम के साथ, इसका अप का चार्म के साथ, चार्म का टॉप के साथ, मतलब इन तीनों आपस के रिश्तेदार हैं और 1/3 वाले आपस के रिश्तेदार हैं। बोले सर इसका यूज क्या है, ये पार्टिकल क्या काम करते हैं, ये पार्टिकल पहले ही बता रखा है कि ये पार्टिकल कौन क्या बनाते हैं, ये पार्टिकल मिल करके प्रोटॉन बनाते हैं। बोले अच्छा, प्रोटॉन पे बताइए चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज बताइए जरा कितना होता है। तो भैया प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ध्यान से समझो, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इधर बना रहा हूं मैं, इधर इधर कहानी में, ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यहां कोने में सिखा रहा हूं तुमको। प्रोटॉन पे चार्ज होता है सर, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई, पक्की बात है जी, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस का ई। तो बोलते हैं अच्छा इस ये पता है कैसे प्रोटॉन कैसे बना है, प्रोटॉन बना है, प्रोटॉन बना है अप अप डाउन, किससे मिलके बना है, प्रोटॉन बना है अप अप डाउन। कैसे बेटा, अप का मतलब कितना, अप का मतलब कितना, 2/3e, अप का मतलब कितना, 2/3e, 2/3e, ध्यान समझा, अप का मतलब कितना बेटा, 2/3e, फिर अप, फिर कितना बेटा, 2/3e, फिर कितना, डाउन 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 कितना, -1/3, डाउन कितना बेटा, -1/3e। जरा तीनों को जोड़ो तो कितना हो गया, u प्लस d करो तो क्या हो जाएगा बेटा, लिखो यहीं पे, दिख रहा है तुमको, प्रॉपर दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे दिख जाएगा, UUD। तो UUD को अगर हम लोग करते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं दूसरे कलर से। तो यहां पे अगर मैंने इसको लिख दिया कितना, 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e, तो तुमको तो पता होगा ना कि 2 और 2 कितना हो गया, 4e, और 4e में से 1e माइनस हुआ तो 3/3e, 3/3e को क्या बोलेंगे, 1e प्लस का। तो ये कितना हो गया बेटा, 4/3e और प्लस माइनस कितना, 1/3e, तो टोटल कितना हो गया, 3/3e, यानी कितना e। तो देखो यही तो घूम के आया, इसका मतलब प्रोटॉन 3, 2 अप और 1 डाउन से मिलके बना है। यही कहानी यहां बुक में चिपका दी गई है। बच्चे बोलेंगे सर कोर्स में नहीं है, भैया तुम्हारे बुक से फोटोकॉपी लाया हूं, कोर्स में नहीं है तो ये बुक में कैसे है, और जो बुक में है वो कोर्स में है, वो इनडायरेक्टली यूज में आता है, एप्लीकेशन में आता है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें आपके मेन कोर्स से रिलेट कर रही होती हैं और वो वहां से उठा के दे देता है और बाद में क्लेम करता है कि ये कोर्स में था। बात समझ में आया, क्योंकि अगर जितनी बातें डिफाइंड होती है ना, जितना बहुत क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड चीजें होती हैं, केवल उतना पढ़ाना हो तो बेटा 50 क्लास में क्लास 12 की फिजिक्स खत्म हो जाएगी।
लेकिन डिफाइंड चीज़ों से नहीं आता है, थोड़ा सा इनडिफाइंड है, डेप्थ की पता नहीं है, अभी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ज़्यादातर वही एरिया उठाए जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक। ट्रेंडिंग वेंडिंग जो है सब पीछे छूट चुकी है। वो क्वेश्चंस, वो एरिया ज़्यादा जो है लगाव रखने वाला है जहाँ से क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं। ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया बेटा, तुम्हें पता चल गया। सर मुझे समझ में आ गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं प्रोटॉन जो है 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बना है। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन के बारे में क्या पता चल, न्यूट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन के पास में चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास में चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बच्चा? 0। तो अब अगर इसके पास 0 चार्ज होता है तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कितना है? 2/3e -1/3e -1/3e। तो अब अगर मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करूं तो ये किससे मिलकर के बन गया बेटा? u प्लस डी प्लस डी। यू की वैल्यू कितनी? यू की वैल्यू कितनी सर पता है हमको? अप चार्म टॉप, अप चार्म टॉप, इन तीनों की वैल्यू 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखो डाउन का तो सर रट गया है हमको 1/2, कितना बोलो? 1/3e, फिर बोलो -1/3e। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? -2/3e। और ये क्या बन गया बेटा? 2/3e। तो अब बताइए जरा, ये दोनों एक दूसरे से स्वाहा, बचे कितना? 0। अरे यही तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन है। यही क्या है बेटा? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते आए हैं, इनसे भी छोटे छोटे लोग होते हैं जिनको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। इन क्वार्क से मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना है, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो क्या सर और भी पार्टिकल्स इनसे मिलकर बनते हैं? हाँ बिल्कुल बनते हैं, बस उनके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा। जैसे थोड़ी सी चर्चा तो मैं कर ही देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने की आदत है हमको। तो जरा देखते हैं कि यहां से हम आगे समझते हैं कि ठीक है सर, प्रोटॉन की कहानी यहाँ पे है, पीछे पीडीएफ में है, तो हम इसको मिटा भी सकते हैं और ये पूरा स्क्रीन में आपको पीडीएफ बना करके, पीपीटी बना करके अपने इस ग्रुप में भेज दूंगा। ध्यान से समझिए आगे। तो फिर इसके बाद में आता है बेटा कि सर अगर ये क्वार्क का कॉन्सेप्ट ठीक है, तो क्वार्क तो हो गया बेटा कैसा पार्टिकल? एलिमेंट्री पार्टिकल। अब क्वार्क क्या बन गया? एलिमेंट्री पार्टिकल। लेकिन सर मैंने कोने में देखा, वहां पे क्या लिखा हुआ था? एंटी क्वार्क भी लिखा हुआ था। वहां पे क्या लिखा था? एंटी क्वार्क। क्वार्क के बारे में क्या सीखा सर? क्वार्क के बारे में सीखा कि ये 6 होते हैं। जैसे हम लोगों ने 2-3 पार्टिकल का नाम जानते हैं, वैसे क्वार्क सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा पार्टिकल होता है। इनकी संख्या 6 होती है। पहले कितना? अप डाउन, 4 मिड-रेंज, और कौन बताओ? टॉप बॉटम। 6 ये नाम होते हैं। 6 के पास में 3 के पास में 2/3 होता है अल्टरनेट करके, और नीचे के 3 के पास में क्या होती है? अल्टरनेट करके -1/3 होती है। इन सबको क्वार्क बोलते हैं। जी हाँ, इन सबको क्वार्क बोलते हैं। अगर इन सबको क्वार्क बोलते हैं तो सर एंटी क्वार्क क्या है? एंटी क्वार्क का काम क्या है? ध्यान से समझो। जैसे अगर मैंने सपोज किया यहाँ पे बेटा हो गया अप, यहाँ पे क्या है? डाउन, यहाँ पे क्या है? चार्म, यहाँ पे क्या है? मान लेते हैं स्ट्रेंज, है ना? एक एक वर्ड लिखते हैं, एक एक वर्ड। अप डाउन चार्म स्ट्रेंज, टॉप बॉटम। तो इसके पास में चार्ज कितना है बेटा? प्लस का 2/3। इसके पास में चार्ज बोलो बेटा, जल्दी बोलो। माइनस का 1/3। इसके पास चार्ज बोलो कितना? प्लस का 2/3, 4 में ये। स्ट्रेंज बोलो माइनस का 1/3। फिर टॉप का बोलो कितना? 2/3। बॉटम का बोलो कितना बेटा? माइनस का 1/3। ये तो होता है। फिर आगे सुनते हैं जरा सा। अब अगर इसका चार्ज कितना है बेटा? 2/3। इसका चार्ज कितना है बेटा? 2/3। तो इसका अपोजिट, इसका क्या बेटा? इसका अपोजिट कितना होगा? -2/3। -2/3 को एंटी क्वार्क बोलेंगे। -2/3 को क्या बोलेंगे बेटा? एंटी क्वार्क्स। अब बोले सर डाउन में क्या होता है? -1/3। तो इसका एंटी डाउन क्या होगा? प्लस का 1/3। इसको बोलेंगे एंटी डाउन या एंटी क्वार्क। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एंटी डाउन क्वार्क। तो बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। आपने बताया कि 2 क्वार्क मिलकर के प्रोटॉन बना रहे हैं। 2 क्वार्क मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? प्रोटॉन बना रहे हैं। तो ये एंटी क्वार्क का क्या काम है भैया? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पार्टिकल नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। जैसे देखो, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। जब ये मिलते हैं तो बनता है एलिमेंट्री पार्टिकल, जब मिलते हैं तब बनता है कंपोजिट पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपोजिट पार्टिकल। ध्यान समझना। अब ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बचा। अब ये मिल गए, अब इनसे मिल करके क्या बनता है बेटा?
कंपोजिट पार्टिकल। ये इनके पास में कहां से चार्ज आया, पता नहीं कहां से आया, इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। ये एंटी डाउन। इसी तरीके से बताओ जरा, इसका बताओ बेटा, एंटी स्ट्रेंज क्या होगा, बोलो 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 बोलो, एंटी स्ट्रेंज क्या होगा, बढ़िया बोल रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, प्लस का 1/3 ई, क्या बोलेंगे बेटा, प्लस का 1/3 ई। जरा बताओ तो एंटी बॉटम क्या हो गया, सर क्या बच्चों वाली बातें बात रहे हैं, देखो B इज इक्वल टू कितना, -1/3, और इधर में कितना हो गया, प्लस का 1/3। ये सब एंटी क्वार्क्स होते हैं। जब क्वार्क और प्लस एंटी क्वार्क ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो ये पार्टिकल बनाते हैं बोसॉन रेंज के पार्टिकल। कैसे पार्टिकल बनाते हैं, बोसॉन रेंज के। बोसॉन रेंज के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे देखो, जैसे हमने मान लिया कि मेसॉन एक पार्टिकल होता है बेटा, क्या पार्टिकल होता है, मेसॉन। अब ये जो मेसॉन पार्टिकल होता है, ध्यान से अगर समझेंगे हम लोग तो मेसॉन पार्टिकल बनता कैसे है, एक क्वार्क को, एक बेटा किसको, ध्यान से समझना, एक क्वार्क को एक एंटी क्वार्क या दूसरे क्वार्क से, मान लेते हैं एक क्वार्क को दूसरे एंटी क्वार्क से जोड़ने के लिए कुछ बीच में होना चाहिए ना भाई, ये अपने कैसे जुड़ जाएंगे, एक क्वार्क है या एक एंटी क्वार्क हो, एक क्वार्क या दूसरा क्वार्क हो, इनको आपस में जोड़ के रखने के लिए भी क्या चाहिए, इन दोनों को आपस में जोड़ के रखने के लिए भी कोई तीसरा चाहिए। तो जो तीसरा पार्टिकल होता है, जो तीसरा पार्टिकल होता है उसको दुनिया कहती है ग्लूऑन। क्या कहती है बेटा, क्वार्क को एंटी क्वार्क से जोड़ के रखने के लिए क्या, कौन काम करता है, ग्लूऑन काम करता है। और ये जो ग्लूऑन काम करता है ये क्या है, दरअसल में ग्लूऑन एक पार्टिकल है जिसके पास में मास नहीं होता। ग्लूऑन एक पार्टिकल है जिसके पास में मास नहीं होता लेकिन चार्ज होता है। ग्लूऑन एक पार्टिकल है जिसके पास में मास नहीं होता, देखो पुरानी थ्योरी को फेल कर रहा है। ग्लूऑन एक पार्टिकल है जिसके पास मास नहीं होता लेकिन चार्ज होता है, और ऐसे सभी पार्टिकल जिसके पास मास नहीं है और चार्ज है तो उनके चार्ज कलर में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, कलर में। आप समेटने वाली ये सारी बातें। तो क्वार्क एंटी क्वार्क को आपस में जब जोड़ेगा तब तो कंपोजिट पार्टिकल मिलेगा, या क्वार्क क्वार्क को भी जोड़ सकता है। क्वार्क और किसको जोड़ सकता है, क्वार्क, इसी का रिजल्ट तो प्रोटॉन है। अरे भाई इसी का रिजल्ट तो प्रोटॉन है। तो अब अगर इसका रिजल्ट प्रोटॉन है हमारे पास में तो क्वार्क एंटी क्वार्क जुड़ के भी तो कुछ बना सकते हैं। तो क्वार्क और एंटी क्वार्क जुड़ करके मेसॉन पार्टिकल बनाते हैं। अब ये मेसॉन पार्टिकल भी कई तरीके के होते हैं, इसको बोलते हैं पाई मेसॉन। ध्यान से समझना, पाई मेसॉन, इसका मतलब ये, इसको जब शॉर्ट में बोलते हैं बेटा तो पाईऑन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब ऐसे इस तरीके से बनते हैं बेटा। जैसे कोई भी पार्टिकल, मेसॉन के तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको कियोन, है ना, जैसे के मेसॉन, के मेसॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कियोन। तो ये इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स बनाता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। और ये बनते बिगड़ते रहते हैं, और ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो न्यूक्लियर लेवल पे जब हम जा रहे हैं बेटा, पार्टिकल जब पढ़ ही रहे हैं तो पार्टिकल चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज जब पढ़ेंगे तो पार्टिकल पढ़ना पड़ेगा, और जब पार्टिकल पढ़ेंगे बेटा तो ये पाई मेसॉन और क्या हो गया बेटा, के मेसॉन, कियोन, ये सब पार्टिकल हो गए। अब इन सब पार्टिकल्स का काम क्या है, इन सब पार्टिकल का काम होता है बेटा एनर्जी एक्सचेंज करना। तुम लोग इसको फर्जी की बातें नहीं समझना बेटा, न्यूक्लियर चैप्टर भी तुम्हारे बुक में है, तुम्हारे कोर्स में है, और वहां पे ये सब गाना गाना पड़ता है। न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपके कोर्स में है, वहां पर भी ये सब गाने गाने हमको पार्टिकल नेचर का, इसलिए मैं आज इसको रिलेट कर रहा हूं। ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बियॉन्ड द टॉपिक नहीं है, ये आपके टॉपिक के अंदर की बातें हैं, बोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझते चलना, मैं बोल रहा हूं शुरू से, अगर मैंने बताते हुए चला आया, मैंने कहा बेटा क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाइक पार्टिकल बनते हैं। बोलते सर ये जुड़ते कैसे हैं, क्योंकि इनके बीच में एक पार्टिकल काम करता है ग्लूऑन। ग्लूऑन से मतलब होता है ग्लू जैसा काम करना, यही पार्टिकल को जोड़ करके रखता है। सर ये कैसा पार्टिकल, ये एनर्जी पार्टिकल है जिसके पास में मास ही नहीं होता। और ये कैसे होते हैं, चार्ज रखते हैं केवल और कलर में रखते हैं। तो ये क्या करता है, आपस में जोड़ करके रखने का काम करता है। और ये जिन पार्टिकल्स को बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मेसॉन पार्टिकल। सर ये मेसॉन पार्टिकल क्या होता है, मेसॉन पार्टिकल दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स करने, जनरेट करने का काम करता है। उसी इंटरेक्टिव फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। उसी इंटरेक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर। यानी जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या करता है, अगर हम लोग देखते हैं ना इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसा, उसी तरीके से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में, यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में फोर्स और एनर्जी ट्रांसफर कराने का काम कौन करता है, मेसॉन पार्टिकल। और ये मेसॉन पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसमिशन का काम करते हैं। और एनर्जी ट्रांसमिशन से क्या होती है, ये सब फोर्स पार्टिकल हैं बेटा, ये सब खुद इनबिल्ड फोर्स पार्टिकल हैं। और यही रीजन देते हैं किसको, न्यूक्लियर फोर्स को। और वही न्यूक्लियर फोर्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रांग हो जाता है, वही न्यूक्लियर फोर्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रांग हो जाता है।
और यही रीजन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्सन होगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स कहता है प्रोटॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ग्लूऑन काम कर रहा है, क्योंकि मेसॉन काम कर रहा है। तो जब डोमिनेंट हो जाता है कौन बोलो? न्यूक्लियर फोर्स, और वीक हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यही रीजन होता है कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रोटॉन के रहने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ के भाग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उल्टे क्रम में चलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स का रीजन कौन आया? मेसॉन पार्टिकल। मेसॉन पार्टिकल क्या करता है? एनर्जी ट्रांसमिशन करता है। किसके किसके बीच में? क्वार्क और एंटी क्वार्क्स जो पार्टिकल से कंसिस्ट हुए हैं, इन सबके बीच में क्या कर रहा है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन अगर है तो उसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर करने का, न्यूक्लियर फोर्स काम कराने का। तो बोले पहचान कैसे बना बेटा? क्वार्क एंटी क्वार्क से बना। क्वार्क एंटी क्वार्क क्या होते हैं, ध्यान से समझना। तो क्वार्क एंटी क्वार्क के बारे में मैंने पीछे सारी कहानी सुना दी, तो तुमको समझ में आया कि क्वार्क एंटी क्वार्क इंपॉर्टेंट क्यों है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा। क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसी का साइन उल्टा कर दो, एंटी क्वार्क बन जाता है। क्वार्क क्वार्क मिल करके प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाते हैं। जब क्वार्क एंटी क्वार्क से मिलता है तो कोई और पार्टिकल बना देता है जो हमारी पहुंच से बाहर की बात है। उनमें नाम आता है बेटा बोसॉन पार्टिकल, बोसॉन रेंज के पार्टिकल बोले जाते हैं। ये सारे पार्टिकल बोसॉन रेंज के पार्टिकल बोले जाते हैं। हिग्स बोसॉन पार्टिकल, ये सब जितने भी गॉड पार्टिकल हैं जिसके बारे में आप सुनते हो, ये सब यहीं से मिलकर के बने हुए थे बेटा। तो फिर पता चला कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल ये सब हैं जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। क्लियर बात हो गई? तो बेटा ये सब कॉन्सेप्ट तुमको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आगे काम आता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, बात आगे बढ़ गई है थोड़ा सा कि सर यहाँ तक की बातें तो सब सही थी, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे जंप करते हैं। बोले सर चार्ज के बारे में पढ़ लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, फिर टॉपिक में थोड़ा सा आगे की तरफ में बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो देखो क्वार्क एंटी क्वार्क निपटाने के बाद में हम एक क्वेश्चंस पे आ गए हैं। लिखा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताइए, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है आपको कि 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। 75 kg मास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे दिमाग लगाते सर? अपने को तो एक बात पता है, क्या पता है कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। ठीक बात है जी। इसका मीनिंग जानते हो क्या हो गया? यूनिट मास में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे उल्टा। देखो यूनिटरी मेथड क्लास 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट मास, इन यूनिट मास। तो देखो भैया इतने मास में इतना इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन में इतना केजी तो यूनिट केजी में कितना, तो हमें जनरली बात पता होती है ना जी, 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये तो नंबर हो जाएगा। अरे भाई जैसे हम लोग को यूनिटरी मेथड पता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं यूनिट मास में कितने इलेक्ट्रॉन है। और अगर यूनिट मास का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो 75 kg का नहीं पता चल जाएगा। अगर 1 kg का पता चल गया तो हम 75 kg का निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg ऑफ चार्ज, तो कितना हो गया यूनिट चार्ज 1 किलो में कितना, 1.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू कितना बच्चा 75, कितना हो गया, इतना हो गया नंबर ऑफ। अब बात करते तो सर ये तो n निकल गया, ये क्या निकल गया n। हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द चार्ज, क्या पूछा है बेटा, चार्ज। तो सर अपने को तो पता है, क्या पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, n इंटू ई। तो अब अगर Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, हमें क्या चाहिए Q, n की वैल्यू इधर है तो यानी 75 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, बोलो बच्चा 10 टू द पावर कितना कर लिया जाए, माइनस का 91, 10 टू द पावर माइनस का कितना बेटा 91। क्या तुम इसको सॉल्व करके Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। चीजें ज्यादा कवर करनी है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आंसर मेरा रटा हुआ है, कई बार का किया हुआ है, इसलिए तुमको बता देता हूँ कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 इसका आंसर आएगा। तो देखो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर
है ना, कितना बेटा, माइनस का 20। ये तो मैं तुमको बता दिया, ये बताना नहीं चाहिए, ठीक है। तुम इसको खुद से सॉल्व कर लेना और जो भी आंसर आएगा वही क्या हो गया, वही कूलाम में किसकी वैल्यू हो गई, चार्ज की वैल्यू हो गई। बिल्कुल सर, समझ जाएंगे हम। इसके बाद आगे की कहानी करते हैं, इन सब में टाइम वेस्ट क्यों ही करना। आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखा है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ए ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना। अब देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है कि एक ग्लास रॉड है जो सिल्क से रब किया गया। ग्लास रॉड किससे रब किया गया बेटा, सिल्क से। जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया तो उसके पास जो चार्ज आ गया वो प्लस का आया। किसके पास में, ग्लास रॉड के पास में। चार्ज किसके पास में बेटा, चार्ज किसके पास, ग्लास रॉड के पास में। चार्ज किसके पास में, ग्लास रॉड के पास में जो चार्ज आया प्लस का 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम है। अब अगर ग्लास रॉड के पास इतना चार्ज आया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इसने इतना इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, तभी तो इतना प्लस हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कि बताइए चार्ज ऑन सिल्क। तो हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं, भाई साहब अगर ये इतना दे दिया है तो सिल्क के पास इतना ही तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज ऑन सिल्क, चार्ज ऑन सिल्क, तो चार्ज ऑन सिल्क कितना हो गया जी, जितना इधर से निकला उतना ही तो पहुंचेगा, माइनस का 3.2। लेने वाला गरीब होता है, देने वाला धनी होता है। लेने वाला क्या होता है, माइनस में, देने वाला कैसा होता है, धनी होता है। तो ये हो गया प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9। अगर हमारे पास में बचा हुआ, इसका मतलब मैंने माइनस का 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 सिल्क को दे दिया। इतना अगर मैंने सिल्क को दे दिया है तभी मेरे पास में प्लस का बचा हुआ है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। इसके बाद आता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा Q की वैल्यू n इंटू ई होती है, Q दे दिया तुमको 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। 10 टू द पावर कितना, माइनस का 9 ही लिखा है ना, बिल्कुल। 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस का 9 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो बोलो कितना हो गया, 16 2 जा 32, और ये कितना हो गया, इससे कट गया। ये सिंपल है इसलिए कर दे रहा हूं, जब बड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा तो छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 इंटू कितना बेटा, 10 टू द पावर कितना, 10, है ना, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे n। तो यही तो चाहिए था। क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू इतनी आ गई बच्चा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 टू द पावर। बोले आगे क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, चेंज इन द मास ऑफ द रॉड। बोलिए जी, अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल के भाग आए हैं सिल्क को छोड़ करके, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भागता तो कितना मास निकलता, एक इलेक्ट्रॉन के भागने पे कितना मास निकलता। जरा सोच करके देखो कि सर एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे कितना मास निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे कितना मास चेंज होगा बेटा, इतना। तो बताइए इतना इलेक्ट्रॉन निकलने पे कितना होगा। क्लास 5 में देखो जा करके, 2 इंटू 10 टू द पावर 10 से इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। इन दोनों को क्या कर लिया जाए बेटा, मल्टीप्लाई करते, तो कितना हो गया, 18.2 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस का 21। तो जब इसको 1.8 करते हैं तो इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाता है, 20। समझ में आया क्या। ये क्या आया बेटा, ये आया मास में चेंज। इसको डेल्टा एम बोलो, इसको क्या बोलना है, डेल्टा एम। क्या बोलना है, डेल्टा एम। क्या बोलना है, डेल्टा एम। मास में चेंज, भाई जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही तो मास लेके निकलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 होता है, तो अगर 20 निकल गया तो 20 इंटू 9.1, 50 निकल गया तो इतना, और इतना निकल गया। डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -20 kg। तो अब ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन थे। कौन कौन से, सबसे पहले चार्ज फाइंड करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना था, चेंज इन मास फाइंड करना था। चेंज इन मास इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख लो, उसके बाद में कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उसी में तो आप मल्टीप्लाई करोगे, उसमें आप मल्टीप्लाई करते चले गए और फिर सॉल्व होता चला गया कि कितनी वैल्यूज आएंगी आपकी। इसके बाद में आता है बेटा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच द टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरीड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, इसके बारे में समझना है। आसान सा क्वेश्चन है बेटा। जनरली हमें क्या बताया, अगर चार्ज इसको अंत में फाइंड करना है, चार्ज अगर फाइंड करना है बेटा तो क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास में फॉर्मूला, तो यही यूनिवर्सल फॉर्मूला है सर। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला तो एक ही होगा, Q इज इक्वल टू कितना बेटा, N इंटू ई। अपने को पता है Q अगर चाहिए तो केवल N फाइंड हो जाए किसी तरीके से, E के बारे में तो बच्चा बच्चा जान रहा है किसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 गुलाम होता है, ये E की वैल्यू होती है। अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो, Q। तो अब Q के लिए क्या टारगेट है हमारा, N फाइंड करना है। N कैसे फाइंड करेंगे बेटा, 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसका तरीका तो ये होता है बेटा, सबसे पहले तो ऐसे लिखा जाता है कि सबसे पहले क्या करो कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ क्या बेटा, मॉलिक्यूल इन 100, जैसे लिखते हैं इन 100, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, अब लिखेंगे जैसे थोड़ा सा, इन 100 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका होता है बेटा देखो ध्यान से, मोल, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल इनटू कितना बेटा, एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ क्या बताइए, H2O इज इक्वल टू मोल इनटू कितना बेटा, एवोगैड्रो नंबर। तो मोल कैसे फाइंड करते हैं जरा बोलो तो, H2O का 100 ग्राम ऑफ इन 100 ग्राम ऑफ H2O क्या हो जाएगा बेटा, तो हम लोग देखेंगे मास अपॉन मोलर मास होता है, क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो गया, मास के लिए हम लोग कितना ले लिए, गिवन मास कितना है बेटा 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा माइनस का, सॉरी 10 टू द पावर प्लस का, संख्या है ना ये, माइनस में नहीं होता, तो कितना हो गया 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर कितना 23। ये तो हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या हो जाना चाहिए बच्चा बताओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, सुना है ना, बिल्कुल। तो अब ये कितना हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 1, तो 1 इंटू 2, इधर में 2, और ऑक्सीजन का कितना 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए 10। तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में 10 होता है, तो बताइए जरा इतने मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोले कुछ नहीं करना सर, इसी में केवल 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायरेक्टली मैं इधर ला करके लिख रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, बोलो बच्चा, 100 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 3.34 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट करोगे बेटा तो इस साइड में कितना आ जाएगा खींच करके, मतलब मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और कितना कर दिया यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको सॉल्व भी कर दिया, तो कितना है 3.34 इंटू 10 टू द पावर 25। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जब इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है कुछ इतनी, तो बताओ q की कितनी आएगी, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई, तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी आई बेटा 3.34 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा 25 इंटू इलेक्ट्रॉन की बोलो 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 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको भी सॉल्व कर लेना बेटा, ये बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन होते हैं, सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसके आंसर रटे होते हैं बेटा 5.54 इंटू 10 टू द पावर कितना, यहाँ पे आ गया बेटा माइनस का 6, तो कितना प्लस का 6, तो इतना हो गया बेटा कुलाम, कितना हो गया इतना कुलाम, ध्यान से समझो। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है, ध्यान से समझने की बात ये है कि ये जो वैल्यू आ गई ये किसकी टोटल वैल्यू है, क्यू की। तो इसमें क्या सर लॉजिक था, कैसे इसको सॉल्व किया गया, बिल्कुल आसान सा तरीका है बेटा। 100 ग्राम ऑफ वाटर में तुमको चार्ज फाइंड करना था, तो सबसे पहले 100 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे।
100 ग्राम ऑफ वाटर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो पहले मॉलिक्यूल फाइंड कर लो, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर लगा करके। तो मॉलिक्यूल जितना फाइंड किया उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लो। उसमें किससे मल्टीप्लाई कर लिया बेटा? 10 से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10⁻24 आ गया। इन सबको सॉल्व करके डेसिमल को ठीक जगह पे सेट किया तो टोटल सॉल्यूशन इसका इंटू 10 का, इसका इंटू 10 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 3.34 इंटू 10⁻, कितना बेटा? 25। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये n है, ये क्या है बेटा? n है। अब इसी n को आप q इज इक्वल टू n इंटू ई में जब पुट करते हो तो फिर तुम्हारे पास में q निकल के आता है, q इज इक्वल टू 5.54 इंटू 10⁻6। तो ये जो वैल्यू आई गुलाम की, ये क्या था बेटा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज था। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अब हम लोग आ गए हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कितना देर में? कूलम्ब्स लॉ पे। अब ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है बेटा, 15 से 20 मिनट का लेक्चर और है। पेशेंस बना करके बैठे रहो, सारी चीजें सॉल्व होती जाएंगी। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, 2 पॉइंट चार्ज के स्टैटिक नेचर को डिस्क्राइब करता है। इन्होंने बताया कि जब कभी भी दो चार्जेस को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा जाएगा, सपोज कि एक चार्ज है q1 और दूसरा चार्ज है q2, जब इनको एक दूसरे से किसी r डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन अपने आप काम करने लगता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है, ये इनके चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से समझते चलेंगे बातें। ये इक्वेशन 1 बन जाता है और ये क्या बन जाता है? इक्वेशन 2। जब इन दोनों के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट q1 q2 बाई r स्क्वायर। पता चलता है कि इस k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है और इसकी एक फिक्स वैल्यू भी होती है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और फिर जो इसकी फिक्स वैल्यू होती है वो होता है बेटा 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पे इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 q1 q2 बाई r स्क्वायर। सीखने की बात क्या है यहाँ पे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ही वैल्यू कितनी लिखी गई है यहाँ पे? 10 इंटू 10⁻9। यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है तो वो केवल क्या है? वो है एप्सिलॉन नॉट। वो क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या कहते हैं बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी परमिट टर्म से बना हुआ है। परमिटिविटी किस टर्म से बना हुआ है बेटा? परमिट टर्म से। जैसे परमिशन देने वाली बात होती है, तो परमिटिविटी मतलब फ्री स्पेस इस फोर्स को कितना अलाउ करेगा। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम से संबंध है या फिर एयर से, तो फ्री स्पेस कितना इसमें फोर्स अलाउ करेगा और कोई मीडियम अगर आता है तो वो कितना फोर्स अलाउ करेगा। फिलहाल जो एप्सिलॉन नॉट है वो किसको लेकर के है? फ्री स्पेस को लेकर के। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिर हमारे यहाँ पे इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की अपनी अलग वैल्यू है। वो कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है बेटा? -12। फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो ये सारी की सारी चीजें जो बताई जा रही है बेटा कि जब दो चार्जेज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच में एक फोर्स काम करने लगता है। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाया गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला गया। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताया गया और इसकी एक फिक्स वैल्यू लिखी गई 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो वैल्यूज बताई गई बेटा, तो ध्यान से समझेंगे, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे तो ये पता चलेगा कि यह एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो ग्रेविटेशनल लॉ की तरह काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल लॉ में हमने समझा था कि अगर ये Q1 है और ये क्या है बेटा? Q2 है, तो इन अगर ये M1 है और ये क्या है? M2 है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था उसमें M1 M2 पे फोर्स लगा रहा था M2 M1 पे, यानी कि यह एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंटर ऑफ चार्ज से सेंटर ऑफ चार्ज तक लगेगा, जैसे वो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास तक लगता था। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास तक लगता था, वैसे ये भी सेंटर ऑफ चार्ज से सेंटर ऑफ चार्ज तक लगेगा।
और ये एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो Q2 Q1 पे अप्लाई कर रहा है, जो Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा है। बस शर्त ये है कि दोनों के दोनों रुके होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रुके होने चाहिए। और अगर ये रुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि Q1 ने Q2 पे जो फोर्स अप्लाई किया, Q2 ने Q1 पे सेम फोर्स अप्लाई किया, दोनों ने एक दूसरे फोर्स को न्यूट्रल किया, तभी तो रुके हुए हैं। अगर कोई एक जीत जाता तो फिर अगला उसकी तरफ में खिंच जाता। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। ये फोर्स इसने, यही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2 अप्लाई कर रहा है 1 पे, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 अप्लाई कर रहा है किस पे बेटा, 2 पे। बिल्कुल आसान सी बात है, इस पे ज्यादा देर रुकने की आवश्यकता नहीं है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात आती है सर की थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। इसको बोलते हैं बेटा ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कूलम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो ये k की जो वैल्यू हो गई, अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो k इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू फोर्स, फिर क्या बेटा बोलो ध्यान से, मीटर स्क्वायर, है ना, फोर्स इंटू कितना, r स्क्वायर, अपॉन में ध्यान से देखोगे तो Q1 Q2 जब नीचे आएगा तो कितना हो गया, Q1 Q2। क्लियर बात हो गई। अब इस k की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस k की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट बन के आई वो कितना आ गया, न्यूटन, फिर क्या आया बेटा, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कितना, कूलम स्क्वायर। अब अगर तुमको किसकी यूनिट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो फिर क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। अगर आपको इसकी यूनिट चाहिए तो इसका मतलब आपको एप्सिलॉन नॉट के इक्वल चाहिए वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल वैल्यू जब जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर ये इधर गया तो ये इधर जाएगा इधर, और ये टोटल इसकी यूनिट कितनी बन गई, कुछ इस तरीके से। हो सकता है तुम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की भी इच्छुक हो तो निकाल सकते हो, कोई इतनी बड़ी चैलेंजिंग बात नहीं है। कूलम का मतलब होता है बेटा चार्ज, और करंट के चैप्टर में हम लोगों ने सुना है कि चार्ज का मतलब होता है I इंटू टी। सुना है कि नहीं सुना है, चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, I इंटू टी। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं I की यूनिट होती है क्या बेटा, एम्पियर। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हम लोग इसको कोशिश में लग जाते हैं, आपकी जो बोलते हैं ना आदेश शराखों पर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलम का मतलब कितना हो गया बेटा, AT पावर में 2 अपॉन न्यूटन का मतलब होता है बच्चा MLT -2 इंटू कितना बेटा, L2। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूले को इज्जत से ऊपर की तरफ सजाने पर, तो m तो अकेला है तो m के ऊपर में -1 लिख दे, कोई तकलीफ नहीं है। फिर देखो L एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, L यहाँ पे नीचे बन गया 3, ऊपर जाएगा तो -3 यानी ML -3। फिर आया बेटा 2, T2 नीचे है 2 ऊपर है, क्या कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए इन लोगों को, नहीं जी खत्म नहीं होगा। ये T -2 ऊपर जाएगा तो -4 बना, यहाँ पे प्लस का बनेगा और T की टोटल वैल्यू आएगी 4 और A की वैल्यू आएगी बेटा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अलाउ करना, किसी भी चीज को क्या करना बेटा, अलाउ करना। कि बताइए अगर एक Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये जो बीच का स्पेस है ये कितना अलाउ कर रहा है, ये कितना ज्यादा अलाउ कर रहा है कि तुम फोर्स लगाओ भाई, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तुम लगाओ। अगर ये बीच में डिस्टर्ब करेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई मीडियम जरूर है बीच में जो इसने छेड़खानी करी। लेकिन इतनी जो बातें करी गई हैं ये सारी की सारी बातें बिना मीडियम के करी गई हैं। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फार्मूला तक की बातें तुमको समझ में आ चुकी हैं, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है बेटा, पढ़े हुए हो, मुझे पता है इसके बारे में। तुम्हें पता है कि कूलम्स लॉ के अंदर में हम लोगों को सबसे पहले जो फोर्स होता है ना, क्योंकि ये बचपन की क्लास से रिलेट करता है तो फटाफट ये बात समझ में आ जाती है। अब आते हैं बेटा डिफिनीशन ऑफ 1 कूलम को लेकर के। सर आपका कहना ये था कि F इज इक्वल टू कितना बच्चा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब अगर 1 कूलम को डिफाइन करना है, इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि क्या हो जाए, Q1 हो जाए। इसका मतलब ये क्या चाह रहे हैं बच्चा, Q कितना हो जाए, 1। चलो अगर Q को 1 कर देते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ध्यान से समझना।
Q को मैंने क्या कर दिया, दोनों को 1, Q1 Q2 को कितना कर दिया 1, तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना कर दिया मैंने 1, क्यों, क्योंकि 1 कूलम्ब चाहिए था। अब R की वैल्यू ले लो 1 मीटर, R की वैल्यू कितना ले लिया बेटा 1 मीटर, F की वैल्यू ले लो कितना 1 न्यूटन। ऐसे डिफिनेशन निकालते हैं जबरदस्ती करके, ऐसे तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम्ब। इस तरीके के छोटे बच्चा क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता बेटा। देखो पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, है ना। तो अब 1 एम्पियर का वो मैग्नेटिक में सिखाएंगे। तो फिलहाल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इधर में कितना है, कितना 1। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब दो चार्जेस को एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए, कितने मीटर के डिस्टेंस पे बेटा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए, तो फिर क्या होगा, ध्यान से समझना। ये तो हो गया 1 कूलम्ब, ये कितना हो गया बेटा 1 कूलम्ब। तो अब वैल्यू कितनी आने वाली है, वैल्यू ध्यान से समझते रहना बेटा। इसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, इसकी टोटल वैल्यू थी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 9 इंटू कितना बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9। तो यानी F की वैल्यू अगर 1 न्यूटन ना लिखूं, भाई 1 न्यूटन इधर मत लिखो, तो अगर F की वैल्यू सीधा मैं F रहने दूं तो क्या देखो बोलते हैं कि अगर R की वैल्यू 1 मीटर लेने पर, R की वैल्यू 1 मीटर लेने पर दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है अगर वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन आ जाए, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 तो गया, तो अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर लेने पर दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अगर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन आ जाए, तो इसका मतलब वो चार्ज 1 कूलम्ब का था। इसका मतलब क्या हो गया, वो चार्ज कितना था बेटा 1 कूलम्ब का था। कैसे डेफिनेशन कर रहे हैं, देखो कि अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर लेने पर उनके बीच का फोर्स काम करने वाला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 Q2 की वैल्यू कितनी थी 1 कूलम्ब। समझ में आ रहा है बात, ये कि दो चार्जेस को ले लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 1 मीटर रख लिया और उनके बीच का फोर्स फिक्स होना चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आना चाहिए, क्योंकि अगर इसको मैंने 1 किया तो इसकी वैल्यू कितनी होती 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। तो बोलते हैं कि अगर दो चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखो, दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स कितना हो जाना चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसका मतलब ये कितना चार्ज है 1 कूलम्ब है। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब इस तरीके से बना करके लिखा जाता है बेटा, लिखना इंग्लिश में, हमारी भाषा में नहीं लिखना। अब आ गया बेटा क्या बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी तक जितनी कहानियां चली बेटा वो किसके लिए थी, वैक्यूम के लिए या फिर किसके लिए थी, वैक्यूम के लिए थी या फिर एयर के लिए थी। अब बात आ रही है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अब रिलेटिव वर्ड ही तब यूज होता है बेटा जब हम किसी के बारे में जान रहे हैं, उसी से तो कंपेयर करेंगे। और तो हम जान किससे रहे हैं, फ्री स्पेस का, और अब किसके बारे में जानने की साजिश हो रही है, मीडियम के बारे में। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। बच्चों जैसी कहानी है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं। मान लिया जाए बेटा कि अगर कोई मीडियम रख दिया जाता है, ध्यान से समझना, तो हर मीडियम का अपना एक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। हर मीडियम का क्या होता है बेटा, अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। फिलहाल उस पर नहीं जाते। मान लिया कि एक चार्ज बेटा Q1 यहाँ पे है और एक चार्ज क्या है Q2 यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में अब एक मीडियम आ रहा है। अब एक क्या आ रहा है, मीडियम। दरअसल में ये दोनों जो चार्ज हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बच रहा है। ये चार्ज यहाँ पर और दूसरा चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब जैसे दूसरा कंडीशन ले लिया कि एक चार्ज यहाँ पे, जो पहली वाली बात थी उसको यहाँ पे ले लिया, Q1 Q2 यहाँ है और इनके बीच में क्या है, फ्री स्पेस है। तो ये सेंटर, क्योंकि ये सेंटर्ड फोर्स होते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली जाती है। अब ये Q1 Q2 के बीच में ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इसके बीच में क्या है बेटा, मीडियम है, और यहाँ से इसके बीच में क्या है। तो अब इसमें ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको ध्यान से बोलेंगे तो हम लोग बोला जाता है इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलते, क्या बोलते, केवल एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, केवल एप्सिलॉन। और यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन बोलते हैं और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम का एब्सेंस। इनसे परमिशन लेने की आवश्यकता है क्या, जब कोई है ही नहीं तो क्या आवश्यकता है, इसलिए बोलते हैं परमिशन नॉट, परमिटिविटी नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये हालांकि नॉट वो वाला नॉट नहीं होता है, ठीक है ना, वो तो ऐसे है। तो इनके बीच में काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, मान लो दोनों सेम नेचर के हैं या अपोजिट हो, क्या ही फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग लिख रखा है। तो क्या हो जाएगा बेटा,
F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जरा इस के पे PhD करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू 1/4πε0, बोलो बच्चा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैं इस F को F इन वैक्यूम बोल सकता हूं, यानी FV। इधर मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं इस FV को, FV मतलब F इन वैक्यूम और F इन एयर, तो ये हो गया FV इज इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में कितना बेटा, आर स्क्वायर। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है, इधर साइड में लेके आते हैं। तो जब हम यहां पर लेके आते हैं तो हमारे पास में क्या हो गया, इस साइड में अगर हम लेके आए तो हमारे पास में हो जाएगा F की वैल्यू, F इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां पे एप्सिलॉन नॉट होगा क्या, नहीं, यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा बेटा, यहां पर हो जाएगा अपना एप्सिलॉन। यहां पर क्या हो गया, एप्सिलॉन। यहां पे क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट। तो एक जगह पे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, और एक जगह पे क्या हो गया, एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, FV अपॉन FM, सपोज हमने क्या ले लिया, FB अपॉन कितना बच्चा, FM। तो चलो FB मतलब F इन वैक्यूम, FM मतलब क्या हो गया बेटा, FM मतलब क्या हो गया, F इन मीडियम। तो FV अपॉन FM लेकर के सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास में, FV अपॉन FM इज इक्वल टू, ऊपर की वैल्यू लिखें तो ऊपर की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको इधर ले आए तो यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। FV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/4πε0, बोलो बच्चा, Q1 Q2 बाई कितना, आर स्क्वायर, अपॉन में कितना, 1/4πε0, बोलो बच्चा कितना, Q1, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एप्सिलॉन 4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से कट जाएंगी। तो अब अगर सारी वैल्यूज एक दूसरे से कटने वाली हैं तो बचेगा कितना हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा बेटा FV अपॉन में कितना, FM इज इक्वल टू 1/ε0 डिवाइडेड बाई 1/ε। तो ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो बचा कितना अपने पास में, FV अपॉन में कितना, FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कितना बच्चा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का जो रिलेशन है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, इन दोनों का रिलेशन ही क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कांस्टेंट। अब क्योंकि के एक बार और भी यूज हो चुका है तो इसलिए हम इसके जगह पे कहीं कहीं ER देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ER लिख दो चाहे के लिख दो, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। तो अब अगर इन सारी वैल्यूज को हम देखें तो क्या हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा निकल करके आ रहा है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, के एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझो कि किसी भी मीडियम में जो परमिटिविटी है, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, वैक्यूम के परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी का के टाइम्स होती है। और यहाँ पे के क्या है, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहा जाता है इसको। और यहाँ पे ये जो के है, इसी के को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, के एप्सिलॉन नॉट। तो हम ध्यान से समझेंगे अगर, तो ये रिश्ता FV अपॉन FM से भी होके आ रहा है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी होके आ रहा है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर एप्सिलॉन और इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए बेटा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बोल लेते, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रही कॉन्सेप्ट बार बार। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेकर के चले थे बेटा कि किसी भी मीडियम में जो क्या निकलता है बेटा हमारा, ध्यान से देखो, अगर हेडिंग देखोगे तुम्हारे पास में तो क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, कांस्टेंट होता है, जो रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे,
ठीक है। तो अब यहाँ पे के ही क्या है, एप्सिलॉन आर है। के ही क्या है बेटा, एप्सिलॉन आर है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इससे कुछ और रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखो, हमने कहा कि Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स Fm की वैल्यू कुछ हम लोगों ने इतना फाइंड करी, Fv की वैल्यू हमने इतनी फाइंड करी। तो तुमको क्या लगता है कि Fm और Fv इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अब अगर यहां पे हम लोग देखेंगे ध्यान से कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो पता ये चलेगा कि Fv यहां पे ध्यान से देखो बेटा, Fv इज इक्वल टू K इंटू Fm। F इन वैक्यूम इज इक्वल टू कितना बेटा, K इंटू Fm। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि Fv, ध्यान से देखना, इज ग्रेटर देन Fm। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? Fv इज क्या है बेटा, ग्रेटर देन Fm। यानी किसी भी वैक्यूम के अंदर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा होता है। वैक्यूम के अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के अंदर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, ज्यादा है। एक बार फिर से फटाफट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। मैंने कहा कि Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, F इन वैक्यूम 1/4 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, किसी मीडियम को रख दिया जाए, तो मीडियम को रख देने के बाद में क्या हो जाता है, Fm इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमने क्या किया, Fv अपॉन Fm कर दिया। Fv अपॉन Fm किया तो हमारे पास में कितना है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Fv अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रेशियो कांस्टेंट कहते हैं। रेशियो कांस्टेंट क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ER। देन ER इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे हेडिंग का टारगेट था, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री मीडियम। तो जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री मीडियम की बात करते हैं तो ER इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि बेटा इससे हमें और क्या चीजें मिलती हैं, इससे हमें ये चीजें मिलती है कि Fv अपॉन Fm इज इक्वल टू के, बोलो Fv अपॉन Fm इज इक्वल टू के। अगर Fv अपॉन Fm इज इक्वल टू के तो Fv इज इक्वल टू कितना हो गया, K इंटू Fm। बोलो सही बात है कि नहीं? Fv अपॉन Fm इज इक्वल टू कितना है बच्चा, K। तो Fv इज इक्वल टू कितना हो गया, K इंटू Fm। K क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब ये क्या जस्टिफाई करता है, ये जस्टिफाई करता है कि Fm में जब K से मल्टीप्लाई किया जाता है तब Fv के इक्वल आता है। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज लेस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम ऑफ द सेम चार्जेस इन सेम डिस्टेंस, है ना, विद द सेम मैग्नीट्यूड। सेम चार्जेस होंगे अगर, और सेम डिस्टेंस पर अगर प्लेस्ड हैं, तो अगर उसको एक जगह मीडियम में रखा जाए, एक जगह कहाँ पे रखा जाए, बिना मीडियम के किसी स्पेस में रखा जाए, तो स्पेस में ज्यादा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर में और मीडियम पे कम लगाएंगे। तो बोले सर यहाँ तक की बातें तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, थोड़ी सी बात अगर हम और आगे बढ़ा लें तो क्या होगा। हमने मान लिया बेटा कि Fm इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, Fv अपॉन Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कितना, ER। सब एक ही बात है यहाँ से यहाँ तक। अब हम कुछ कंडीशंस बनाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझना आप। हमने मान लिया, अगर, है ना, अगर हमें चाहिए क्या, है ना, इफ वी वांट, हमने अभी तक क्या पता किया, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि Fm की वैल्यू Fv से छोटी होती है। Fm की वैल्यू Fv से क्या होती है बच्चा, छोटी होती है। यहां तक का हमारा कंक्लूजन है। लेकिन हम चाहते हैं क्या चाहते हैं, हम चाहते बहुत हैं। देखो ध्यान से, हम चाहते हैं कि यहां पे बेटा एक मीडियम रखा है, ध्यान से समझना, टॉपिक स्टार्ट हो गया है। यहां पे क्या रखा है बेटा, एक मीडियम रखा है, और इस मीडियम के इन दोनों कॉर्नर पर, ध्यान से देखो, इन दोनों कॉर्नर पर एक चार्ज रखा है Q1 Q2। अब इन दोनों कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है बेटा Q1 Q2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लिया जाए R डैश। कितना है बेटा, R डैश, या R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, R। वो तो गया पूरा लेके, ठीक है। तो अब यहां पे हमने क्या मारना है, R डैश, ये गया। अब सही है, अब भी नहीं सही है, चलो फिर से बना लेते हैं बेटा। हम यहाँ के डिस्टेंस को R मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, R। अब हमें ध्यान से समझो, इसी Q1 Q2 से यहाँ पे इसके जस्ट नीचे की बात कहानी सुना रहा हूं मैं। Q1 और कितना, एकदम सेम डिस्टेंस, यहां से कहां तक, यहां तक मान लिया जाए सेम डिस्टेंस, ये Q2 ये R। अब ये जो ऊपर वाली कहानी है बेटा, ऊपर वाली कहानी है मीडियम में। ऊपर वाली कहानी कहाँ है,
ये ऊपर की सारी दास्तान कहाँ की है? ऊपर की दास्तान है कहाँ की? मीडियम की। और नीचे की दास्तान कहाँ की है बेटा? वैक्यूम की। ऊपर की दास्तान कहाँ की है? मीडियम की। और नीचे की दास्तान कहाँ की है? वैक्यूम की। अब ध्यान से समझेंगे, हम अगर चाहें कि इन दोनों का फोर्स एक दूसरे के सेम हो तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम देखेंगे तो एफ इन मीडियम क्या हो जाएगा? एफ वी अपॉन के इक्वल आएगा, यानी के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो, हम बोल रहे हैं इफ वी वांट एफ वी इज इक्वल टू एफ एम, तो हमारे पास में ले दे के क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि मैंने Q1 लिया, Q2 लिया, तो हमें क्या करना होगा कि एफ एम एफ वी के इक्वल आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस किसी तरीके से चेंज कर पाए तो शायद ये बात बराबर हो जाए कि एफ एम एफ वी के इक्वल हो जाए। एफ वी क्या है? बोले एफ वी क्या है? एफ वी का मतलब है क्या? बोलो, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम। एफ एम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद मीडियम। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद मीडियम होता क्या है? जरा बताओ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद मीडियम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ मीडियम होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना बच्चा? अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। अब ये तो होता है किसके लिए बताओ? यहाँ के लिए। अब फिर अगर हम लोग देखते हैं वैक्यूम के अंदर में, तो वैक्यूम के अंदर में, हाँ ध्यान देना, के एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं के एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन लिखा रहेगा, परेशान होने की जरूरत। देखो के को इधर में भिड़ाओगे तो एप्सिलॉन ही तो आया, के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो हम चाहेंगे तो एप्सिलॉन भी लिख देंगे, तुम्हें बुरा नहीं मानना होगा। तो एफ वी इज इक्वल टू कितना बच्चा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। बोले डिस्टेंस सेम है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं सर, डिवाइडेड बाई फैक्टर के हैं। डिवाइडेड बाई क्या है बेटा? फैक्टर के। अब ध्यान से अगर समझो कि अगर इस फोर्स को इसके इक्वल करना है, हेलो, अगर इस फोर्स को क्या करना है बेटा? इसके इक्वल करना है, तो हमें डिस्टेंस को रिड्यूस कर देना होगा। तो हम नया वाला डिस्टेंस मानते हैं। मान लें कि ये दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल हैं, हमने क्या किया बेटा? मान लिया इसके कहने के वजह से कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। तो कुछ इस तरीके का कंडीशन बनने लगेगा बेटा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन बोल दे रहा हूं मैं इस बार, के एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया? एप्सिलॉन। फिर कितना बच्चा? Q1 Q2 बाई कितना? आर डैश का स्क्वायर। हेलो, एप्सिलॉन बोल दिया यहाँ पे, और फिर कितना हो गया बोलो? आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ध्यान से देखो आगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या करें हम लोग? चाहें तो के एप्सिलॉन नॉट, तुम्हें अगर कंफर्टेबल है तो के एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो लिख लेते हैं। तो कितना हो गया? एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना बेटा? आर डैश का स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस अगर चेंज करोगे तभी ये दूसरे के इक्वल आ सकती है। तो मैंने मान लिया कि डिस्टेंस क्या हो गया? इसका चेंज हो गया, और डिस्टेंस चेंज हो गया, कितना हो गया? आर। तो ये आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? एफ वी के इक्वल लेके आओ बेटा। यहाँ पे क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो बच्चा, Q1 Q2 अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो आर डैश के स्क्वायर को आर स्क्वायर के, मतलब आर स्क्वायर के जगह पे ये आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब जरा देखो, दोनों लोग एक दूसरे के साइड में हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा? कट जाएंगे। तो अपने पास में बचेगा क्या? ये सब कट गए, ये सब के सब क्या हो गए? कट गए। तो बच कितना रहा है? ये क्या था? ये किसके इक्वल है बेटा? एफ वी। तो हमने एफ एम को एफ वी करने की साजिश करी। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ बेटा, स्टेटमेंट कुछ ज्यादा हो गया, हो सकता है तुम कंफ्यूज हो गए हो, फिर से सुन लो एक बार मेरी बात को। मैंने बोला बेटा कि एक मीडियम रखा है, एक बार ध्यान से, एक मीडियम रखा है, इधर में क्या रखा है? Q1, इधर में कितना रखा है? Q2। मैंने कहा अगर ये मीडियम बीच में आ गया है तो इसके बीच में इतना फोर्स काम करेगा। तुमने बोला हाँ ठीक बात है। अगर ये Q1 है और ये Q2 है, इसके बीच में मीडियम नहीं है तो इतना फोर्स करेगा। तुम्हें लगा हाँ ठीक बात है। क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है? नहीं सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे K आ रहा है, यहाँ पर K नहीं आ रहा है। मैंने कहा तुम बताओ कि क्या करूं?
कि एफ एम एफ वी के इक्वल आ जाए, तो तुमने बोला सर कि कुछ डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया जाए, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भैया Q1 Q2 तो आपने सेम ले रखा है, तो डिस्टेंस में चेंज करके कुछ कोशिश करते। मैंने कहा ठीक है, मान लो कि एफ एम एफ वी के इक्वल हो रहा है, मान लो एफ एम एफ वी के इक्वल हो रहा है। बोले ठीक है सर, अब की बार में क्या करना कि इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो चेंज करके आर डैश मान लेना, डिस्टेंस चेंज कर दो, हो सकता है कि वो दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आर डैश का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आर स्क्वायर। तो अब देखोगे तो जितने सिमिलर फैक्टर्स हैं बेटा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कटेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो फिर बचा कौन, बचा बेटा 1/k r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आर डैश स्क्वायर, तो फिर आर इज इक्वल टू अंडर रूट में के आर। हेलो, अरे दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया भाई, आर स्क्वायर था यहाँ पे आर कर दिया, यहाँ पे अंडर रूट हो गया, ये आर स्क्वायर। अब ये सर क्या बना रहे हैं आप, मैं जो ये बना रहा हूं इसका बहुत यूज है। आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अंडर रूट के आर। कहते हैं कि अगर तुमको किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू वैक्यूम जैसी लेनी है, किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू वैक्यूम जैसी लेनी है, तो तुम क्या करो कि जो डिस्टेंस है, जो उसका डिस्टेंस है, उसी के साथ में उसी मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को अंडर रूट लेके मल्टीप्लाई कर दो। आर डैश इज इक्वल टू क्या आया, आर डैश इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सॉरी आर इज इक्वल टू कितना आया, आर इज इक्वल टू आ रहा है, ध्यान से देखो, अंडर रूट के आर डैश। आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अंडर रूट के आर डैश। तो बोल रहे हैं कि आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अंडर रूट के आर डैश। तो बोल रहे हैं अगर तुम वैल्यू को बराबर करना चाहते तो डिस्टेंस चेंज हो गया है, तो उसी जो डिस्टेंस को चेंज जो किया है तुमने, जो नया वाला डिस्टेंस तुमको मिला है, जितना दूर मीडियम की थिकनेस हो जो भी हो, उसी में क्या करो, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अंडर रूट लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। बोले सर स्टेटमेंट से बात समझ में नहीं आ रही, आप एग्जांपल लेकर के समझाइए, जरा ध्यान से समझो। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो अब ये जो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बेटा, ध्यान से देखो। मान लिया जाए, पहले तो रिलेशन देखो, आर इज इक्वल टू कितना था बेटा, आर डैश अंडर रूट के, कितना था बच्चा, आर इज इक्वल टू आर डैश अंडर रूट के। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास में दो चार्जेज हैं, और एक चार्ज है यहाँ पे इधर, इसका नाम क्या है Q1, और एक चार्ज इधर है बेटा, इसका नाम क्या है Q2। अब दोनों के बीच का जो एक्चुअल में डिस्टेंस है वो कितना है, R। दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है बेटा, R। अब अगर दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस R है, इसके बीच में यहाँ पर हमने एक, इसके बीच में हमने यहाँ पे एक T थिकनेस पे, कितने थिकनेस पे बेटा, T थिकनेस पे हमने एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना था, R। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूं ये Q1 है और ये क्या है बेटा, Q2। इनके बीच में मैंने एक क्या रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक रखी है इसकी थिकनेस कितनी है बेटा, T। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ, ये इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी दे दिया, जाओ बोलता हूं कि अब इसके बीच का बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। बोले सर ये वाला तो नहीं देखा, पूरा पूरा भरा रहता है तो समझ जाएंगे। बोले यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक एयर है, यहाँ से यहाँ तक एयर है, तो फिर कैसे जुगाड़ बनाओगे। तो इसका जुगाड़ किस तरीके से बनता है बेटा, देखो ध्यान से। अब अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस, एयर का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, उसका जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू, हम वैल्यू तो किसके लिए लेके आना चाह रहे हैं, इस पूरे प्लेट के बीच का। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जनरली क्या होना चाहिए, Q1 Q2 अपॉन में कितना, इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अब मामला ये है कि इसके बीच के डिस्टेंस में बचा कितना है, तो इसके बीच में डिस्टेंस तो R तो है नहीं अब, क्योंकि R में इतना ही एयर है और इतना तो डाइलेक्ट्रिक के साथ है। तो अब क्या जुगाड़ लगाएंगे, तो इसका जुगाड़ ये होता है बेटा कि जितना एयर वाला है, जितना एयर वाला है पहले उसको लिख लो, Q1 Q2 अपॉन कितना बेटा, कितना एयर में कितना है, R माइनस टी। हेलो, कितना है बेटा, R माइनस टी। R माइनस, नहीं समझ पाए भाई, एयर इतना ही तो है, एयर या वैक्यूम कितना हो गया, R माइनस टी। यहां तक तो एकदम इज्जत से लिख सकते हैं।
प्लस इसके बीच का डिस्टेंस, प्लस कितना बेटा, इसके बीच का डिस्टेंस। अब इसकी थिकनेस कितनी है, टी, तो हम इसके बीच के थिकनेस को ऐसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, प्लस पीछे वाले रिलेशन से रिलेट करते हैं इसको, प्लस कितना बेटा, ध्यान से देखो, के यहाँ पे टी अंडर रूट के, टी अंडर रूट, देखो यहाँ पे क्या था, आर डैश अंडर रूट के, आर डैश क्या था, डिस्टेंस थी, तो हम इसको किसके इक्वल मान रहे हैं, वैक्यूम के फोर्स के अगर इक्वल मानेंगे तो आर को किसके इक्वल आना पड़ेगा, आर डैश अंडर रूट के। तो हमने इसके बीच के डिस्टेंस के जगह पे क्या ले लिया, इसकी थिकनेस टी अंडर रूट में के। अब इसका स्क्वायर कर दो, अब ये आ गया बेटा नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फार्मूला समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया किसके किसके बीच का बच्चा, कि अगर दो चार्जेस रखे हैं, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का की रखा है। हमने पुराना एप्लीकेशन सीख लिया कि अगर तुम वैक्यूम के फोर्स के इक्वल मीडियम के फोर्स को करना चाहते हो, वैक्यूम के फोर्स के इक्वल अगर मीडियम के फोर्स को करना चाहते हो तो तुम्हें आर की वैल्यू आर डैश रूट के इक्वल लेना पड़ेगा। तो अगर ये आर डैश रूट के इक्वल लेना है तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r माइनस टी लिख दिया वैक्यूम वाला पहले, फिर जब डाइलेक्ट्रिक वाला लिखने गए तो डाइलेक्ट्रिक वाला कितना हो गया, टी प्लस कितना K1। अब इससे समझ में नहीं आ रहा, एक एप्लीकेशन और बताते एकदम रट जाएगा बेटा, तुम एकदम कायदे से समझ जाओगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो दो डाइलेक्ट्रिक है बेटा, एक है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चा, K1, और एक दूसरा मीडियम रख दिया मैंने, ठीक है, एक दूसरा मीडियम रख दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है बेटा, Q2। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने रखी है इसका मीडियम कितना है बच्चा, K1, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, K2। और हम अब की बार जो चार्ज रख रहे हैं, ध्यान से देखना, जो चार्ज रख रहे हैं इन दोनों के ठीक बीच में यहां पे रख रहे हैं, यहां पर रख दिया चार्ज कितना बच्चा, Q1, और यहां पे कितना रख दिया बेटा, Q2। इनके बीच में एयर वाला डिस्टेंस बचा ही नहीं, इनके बीच में एयर का डिस्टेंस बचा क्या, नहीं बचा। अब तो हमें इनके बीच का मीडियम वाला डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। और मान ले रहा हूं, कैसा किया मैंने मान लिया कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, T1, थिकनेस इसकी कितनी है, T1, और इसकी थिकनेस कितनी है बेटा, T2। और अल्टीमेट जो डिस्टेंस हो गया कहां से कहां तक का, इस चार्ज से इस चार्ज तक का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, R। ये है Q1 और ये कितना है, Q2। दोनों के बीच का जो अल्टीमेट डिस्टेंस है वो कितना है, R है। जो वैक्यूम होता तो शायद होता, लेकिन यहाँ पे मीडियम है तो T1 प्लस T2 रखा जाएगा। अब सवाल ये है कि इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखेंगे। अब इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने का तरीका ये होता है, इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने का संस्कार ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया, फिर कितना बच्चा, Q1 Q2, सारा खेल तो डिस्टेंस का है। तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, डिस्टेंस हमने इसको किससे रिलेट करते हैं, एयर वाले फॉर्मूले से। और अगर आप इसको वैक्यूम वाले फॉर्मूले से रिलेट करते हो तो R इज इक्वल टू कितना, R डैश के। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले बेटा, ये T1 है और ये कितना है, T2। तो अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं, देखना ध्यान से, अब ये देखो T1 ऐसे ब्रैकेट में T1 रूट के 1 प्लस इसका डिस्टेंस हो गया, प्लस इसका देखो T2 रूट के 2 का होल स्क्वायर। ये है इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स। मैंने कहा, क्या कहा, पीछे ध्यान से देखो, पीछे जाकर के एक बार। तो अगर पीछे के पीडीएफ पे बेटा आप जा रहे हो, ध्यान से देखना, पीछे के पीडीएफ पे आप जाओगे तो पीछे के सीरीज में क्या पता चला आपको, हमको लगता है ये ऊपर है, ऊपर भी नहीं है, पीछे में तो एकदम पीछे चला जा रहा, तो फिर वो गया कहाँ। कोशिश करते हैं, शायद इसमें ऊपर नीचे हो। ज्यादा ही गायब हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने जो पीछे से सीखा था बेटा, उसमें क्या सीखा, उसमें ये सीखा था, हाँ ये तो आ गया, कि हमने उसमें क्या सीखा था कि जो R, अगर तुम मीडियम का फोर्स वैक्यूम के फोर्स के इक्वल आना चाहते हो, वही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, तो पुराने वाले डिस्टेंस और नए वाले डिस्टेंस में चेंज करना पड़ेगा, और पुराने डिस्टेंस और नए डिस्टेंस का रिलेशन ये होगा। तो जब पुराने डिस्टेंस और नए डिस्टेंस का रिलेशन ये है, ध्यान से समझना बात को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर जगह वही अप्लाई करना है कि वैक्यूम वाला फोर्स अगर अप्लाई करना है दोनों के बीच में, तो जो अगर मीडियम रख दिया तो मीडियम में अंडर रूट के R डैश कर दो, बाकी सब फार्मूला सेम लगाओ।
अंडर रूट के आर डैश कर दो और बाकी सब फार्मूला क्या लगाओ, सेम लगाओ, तो वैल्यू विल बी सेम, दोनों की वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा बेटा, सेम आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। यहां तक की सारी कहानी क्लियर होती जा रही है, ठीक है। तो ये दो केसेस है बेटा, दो क्वेश्चन है, केस नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्या है बेटा, एक क्वेश्चन है, और ये भी एक क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना काम करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से। तो मैंने क्या बताया कि अगर दो मीडियम लगे हो तो टी रूट के वन, T1 रूट के, T2 रूट के, डिस्टेंस की जगह P ले लिया। यहाँ पे क्या था कि यहाँ तक V R माइनस कितना T, तो ये डिस्टेंस हो गया, प्लस इस डिस्टेंस को लेने के लिए क्या, T रूट के, बस इतना ये अप्लाई करना है तुमको। आगे समझते हैं। आगे लिखा है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या लिखा है बेटा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको अगर हम लोग समराइज्ड वे में करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को, तो देखो क्या बातें पता चलती है। पहले तो तुमको वेक्टर फॉर्म के लिए यूनिट वेक्टर का अंदाजा होना जरूरी है। तो क्या आपको यूनिट वेक्टर आता है, हाँ बिल्कुल वही वाला जो क्लास 11th में सीखा था। अगर एक्स डैश का डायरेक्शन देना है तो आई कैप, वाई डैश का डायरेक्शन देना है तो जे कैप, जेड डैश का डायरेक्शन देना है तो क्या होता है बेटा, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। अब सपोज करो कि किसी को डायरेक्शन देना है ए से बी के तरफ में, या फिर 1 से 2 के तरफ में। कहां से बेटा, 1 से 2 के तरफ में। अब या ए से बी के तरफ में, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लिया जाए r। तो अब इसके डायरेक्शन को कैसे बताएंगे। यूनिट वेक्टर का रोल क्या होता है, यूनिट वेक्टर का रोल होता है डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का रोल क्या होता है बेटा, डायरेक्शन बताना। अब यहाँ पे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से कहां तक का बेटा, बी तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से अगर हम देखेंगे, अगर हम सोचते हैं कि हम ए से बी के तरफ जा रहे हैं तो हमें ए से बी का डायरेक्शन बताना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बेटा आर ए से बी के तरफ, आर ए से बी के तरफ, और क्या बोलो, कैप। लेकिन अगर यही ए से बी एक्स एक्सिस पर होता तो हम सीधा आई कैप लिख देते और हम मान लेते कि यही डायरेक्शन है। अगर यही ए से बी वाई एक्सिस पे होता तो हम सीधा यहाँ पे जे कैप लिख देते। तब हम डिफाइंड अगर नहीं है बेटा कि किस एक्सिस पे है तो हम ऐसे लिख रहे हैं। अगर डिफाइंड होता कि एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो आई कैप लिख देते, इस पे रहता तो जे कैप लिख देते, इस पे रहता तो के कैप। कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो ये डिफाइन करता है कि हम ए से बी के तरफ जा रहे हैं। और इसका फॉर्मुलेशन वैल्यू क्या होता है बेटा, इसी का वेक्टर फॉर्म अपॉन इसी का स्केलर फॉर्म। इसी का वेक्टर फॉर्म अपॉन कितना बेटा, इसी का स्केलर फॉर्म। आर ए बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो अब ये दोनों बातें अगर आपको आ रही है समझ में, फिर तो आगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपके लिए बिल्कुल छोटी सी चीज है, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या बोला सर कि सर अगर यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है। मान लिया जाए किसी को 2 से 1 की तरफ में जाना है, 2 से कहाँ जाना है, 1 की तरफ, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे इसका, आर कहाँ से कहाँ की तरफ है बेटा, आर कहाँ से कहाँ की तरफ में, 2 से 1 के तरफ में, 2 से किधर, 1 के तरफ। इसके ऊपर में क्या लगा दीजिए सर, कैप। तो अब ये क्या हो गया, वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, इसके इक्वल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो मान लिया मैंने कि दो सिमिलर चार्जेस हैं। कैसे चार्ज है बेटा, दो सिमिलर चार्जेस हैं, और ये सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। दो सिमिलर चार्जेस हैं, एक का नाम है कितना बेटा, q1, और एक का नाम कितना है, q2, और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, r डिस्टेंस पर। q1 और q2 का आपस में डिस्टेंस कितना है बेटा, r डिस्टेंस पर। अब ये चार्ज 1 है और ये चार्ज कितना है, 2। डिस्टेंस दोनों के सेंटर टू सेंटर कितना है, r है। तो अब बताओ ध्यान से कि हमने अगर बोला कि 1 ने 2 पर फोर्स लगाया, 1 ने किस पर फोर्स लगाया बेटा, 2 पर, तो 1 से लेके 2 का जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो किस तरीके से होगा, तो वो जो डायरेक्शन होता है बेटा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो अब अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा कैसा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा बेटा, ये इसको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा, दोनों में रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों मैंने कौन से चार्जेस ले लिए, सिमिलर। सिमिलर चार्जेस लेने का मतलब कि ये 1 इसको इधर धक्का मार रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा F/2 ड्यू टू 1, F/2 ड्यू टू 1, F/2 ड्यू टू 1। समझ में आ रहा है कहानी। अब अगर इधर देखो ध्यान से, अब ये कोई इसको इधर धक्का मार रहा है, इस साइड में जब धक्का मारेगा तो इसको क्या बोलेंगे, F/1 ड्यू टू 2। ठीक बात है जी। अब जरा इधर देखो,
जब कोई इसको इधर से इधर धक्का मारेगा तो डायरेक्शन क्या काम करेगा, इसके लिए डायरेक्शन क्या काम करेगा, डायरेक्शन काम करेगा बेटा ये, डायरेक्शन क्या काम करेगा ये, कैसा डायरेक्शन होगा, आर कहां से कहां से तक, 2 से 1 की तरफ, आर कहां से कहां तरफ बेटा, 2 से 1 की तरफ कैप लगाओ। कुछ सीख पा रहे हो? फोर्स की जब बात हुई तो कितना हो गया, F/21 और डायरेक्शन कितना हो गया बेटा, R/21। अब अगर इधर की बात करते हैं, इस पे जो फोर्स लगेगा कौन लगा रहा है, F/21, तो डायरेक्शन इसका कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन इसका लिखते हैं बच्चा R, ध्यान से देखना, इसका किधर 2 से 1 की तरफ, इसका किधर से 1 से 2 की तरफ, ऐसे कैप। तो अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस बात करूं कि Q2 पे कितना फोर्स लगा, Q2 पे कितना फोर्स लगा, तो मैं बताना इधर चाह रहा हूं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 कितना बेटा, ड्यू टू 1, तो क्या हो जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यहां पे F/2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू कितना बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R, कौन सा स्क्वायर, R12 का स्क्वायर या R स्क्वायर, कितना बेटा R स्क्वायर। तो अब डायरेक्शन किसका लेंगे हम लोग, यहां पे डायरेक्शन किसका लेना चाहिए, क्योंकि ये कौन किस पे मार रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अब हम F/2 ड्यू टू 1 को किससे लिख रहे हैं, R की जगह पे R12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, R12। तो ये हो गया, यहां पे हम लिखने जा रहे हैं R12। F/21 के लिए डिस्टेंस कितना ले लिया आपने, R12। अब इसी का, अब ध्यान से देखना, हमने कहा ये क्या था, ये एक मैग्नीट्यूड होता है। देखो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखो, मैंने कहा वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू कितना बेटा, वेक्टर अपॉन उसका स्केलर। तो अब वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यही किसी भी वेक्टर, किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर फॉर्म होता है। तो अभी तक जितनी कहानियां हमने पढ़ी थी वो मैग्नीट्यूड था, जो मैंने F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट चिपकाया, ये मैग्नीट्यूड था। अभी तक क्या था बेटा, अगर मैं यहाँ पे R12 ना लिखूं तो ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है, जो किसने बताया, कुलाम ने बताया। ये क्या था बेटा, एक मैग्नीट्यूड है, जो किसने बताया, कुलाम ने। अब ये जो कुलाम साहब ने मैग्नीट्यूड बताया, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू उसका वेक्टर फॉर्म, फॉर्मूला तो यही कह रहे हैं। तो अब अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लेना चाहूं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ में यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर क्या है मेरा, यहाँ पे R12 कैप, और यहाँ पे कितना है बेटा, R12 स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो R12 स्क्वायर और इधर में कितना है, R12 कैप। अब ध्यान से देखो, ये मैग्नीट्यूड इंटू कितना, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इसका वेक्टर फॉर्म, इज इक्वल टू कितना, इसका वेक्टर फॉर्म। अब देखो F/21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना बच्चा, Q1 Q2 अपॉन में कितना, R12 का स्क्वायर इनटू, क्या मैं इसके जगह पे इस तरीके से फॉर्मूला जो ब्रेक कर सकता हूं, किसके जगह पे फॉर्मूला ब्रेक कर रहा हूं, R12 के जगह पे फॉर्मूला ब्रेक कर रहा हूं मैं इसका। तो अब अगर R12 के जगह पे फॉर्मूला ब्रेक करोगे बच्चा तो क्या मिल जाएगा, R12 का वेक्टर फॉर्म अपॉन R12 का स्केलर फॉर्म। तो R12 का स्केलर फॉर्म क्या बना देगा बेटा, इसके साथ क्यूब बना देगा। तो यहां पे कितना हो गया, F/21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू कितना बेटा, R12। समझ में आ रहा है। तो ये एक्चुअल वेक्टर फॉर्म है किसका, बताओ, कूलम्स लॉ का। हालांकि इसका वेक्टर फॉर्म यहां तक भी लिखा होता है बुक के अंदर में, और बताने के लिए बहुत तरीके से इसको समझाया जा सकता है। तो ये क्या है बेटा, एक्चुअल वेक्टर फॉर्म है। अब यही सेम चीज अगर हम इधर से अप्लाई करते हैं 1 की तरफ, मैंने किसकी तरफ ले लिया, 2 की तरफ। अगर हम इधर करते हैं तो डायरेक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, और हमारा फोर्स कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखना, फोर्स तो हमारा ये लग जाएगा, और ये वेक्टर वाला फोर्स है बेटा, डायरेक्शन नहीं है। फोर्स इधर लग गया और डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों किधर है बताओ, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। अब जब दोनों इधर के डायरेक्शन में है तो इसको लेकर के अप्लाई करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, नेगेटिव है कि नहीं, बोलो। इधर का किधर किधर हो गया, F12 इज इक्वल टू माइनस का F12। तो समझ पा रहे हो बेटा, इस साइड की कहानी पूरी मैंने लिख दी। जब तुम इधर का निकालोगे तो तुम्हारे पास में कुछ इसी तरीके का मिलेगा, कितना, F12
कितना इसका वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 ऐसा मिलेगा। अब ये जो तुमको मिलेगा यहाँ पे ध्यान से देखना R21 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना R21 का क्यूब। तो अगर आप रिलेट करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पे R12 का स्क्वायर और R12 ये सब मिलकर के क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। वेक्टर फॉर्म में क्यूब होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, क्यूब। तो यहाँ पर भी कितना बन गया, R21 का क्यूब। सफाई से थोड़ा लिख देता हूँ R कितना बेटा 21 का, R21 का कितना क्यूब। अब ये जो R21 का क्यूब मिला है ये मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और इसका इधर लग रहा है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के कैसे बेटा, नेगेटिव इक्वल है। और जब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों का क्या है, सेम है। अब अगर एक्शन और रिएक्शन सेम है, सिमिलर चार्जेस हैं और इस तरीके का नेचर है, तो इनका एक्शन रिएक्शन कैसा हो गया बेटा, सेम हो गया। तो अब यहाँ पे यही बातें तो जस्टिफाई करती हैं कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाता है Q2 Q1 पे उतना ही लगाया। इसका मतलब ये दोनों चार्ज स्टेशनरी हैं, और अगर स्टेशनरी हैं तो ये स्टैटिक नेचर में कुछ इसी तरीके की एक्टिविटी करती हैं। तो टोटल क्या है कि न्यूटन थर्ड लॉ को जस्टिफाई करने का भी क्वेश्चन आता है फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से इसको। अब बात ये आती है बेटा सिमिलर चार्जेस का, तो सर आपने बता दिया अगर ये चार्जेस अपोजिट होंगे तो, चार्जेस अगर अपोजिट होंगे तो क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है हमेशा एग्जाम के अंदर में। जब कभी उसको पूछना होगा तो थोड़ा घुमा करके पूछेंगे। वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे समझो, मैं यहीं पर बता देता हूं, आगे समझेंगे इसको। तो यहां से कैसे थोड़ा सा हम इसको ऊपर उठाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि व्हेन आपको फोर्स फाइंड करना है, आपको फोर्स फाइंड करना है व्हेन Q1 and Q2, magnitude of Q1 and Q2 is greater than 1 या greater than 0। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन कितना बेटा, 0। इसका मतलब क्या है कि दोनों सिमिलर चार्ज हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों कैसे चार्ज है बच्चा, इसका मतलब ये है कि दोनों सिमिलर चार्ज हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 इज लेस देन 0, यानी दोनों अपोजिट होंगे तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा है, नेगेटिव है। अब अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो डायरेक्शन का खेल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे कितना है, Q2 चार्ज है। तो Q1 और Q2 चार्ज पे दोनों के बीच में क्या लगता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब अगर दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो यानी ये इसकी तरफ में फोर्स लगाएगा और ये इसकी तरफ में, और जब दोनों एक दूसरे के तरफ में फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, मैग्नीट्यूड अलग निकलेगी। तो ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि हमें सेम चार्जेस कब लेने हैं, जब तुमसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं, और अपोजिट चार्ज कब लेना है बेटा, जब तुमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। तो तुम कहानी को समझ गए। अब आते हैं बेटा कि अपोजिट चार्ज लेकर के तुम्हें खुद से सॉल्व करना। ये बिल्कुल सिंपल सा केस है, प्रोसेस तुम यही फॉलो कर लेना, केवल अपोजिट चार्ज लेकर के करना। मैंने तुमको ये इसलिए हिंट दे दिया क्योंकि एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमको लगता है वेक्टर फॉर्म दिया तो ये क्या दे दिया, Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 से छोटा आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कब आएगा, जब एक चार्ज प्लस हो और दूसरा चार्ज कैसा हो, माइनस। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस। लेकिन अगर दोनों सेम हो, प्लस प्लस हो तब भी मल्टीप्लीकेशन प्लस, प्लस माइनस हो तब भी मल्टीप्लीकेशन प्लस, तो इसका मतलब Q1 Q2 0 से बड़ा है। तो सिमिलर चार्ज लेकर के तो वैसे ही कर देना जैसा मैंने किया, अपोजिट चार्ज लेकर के तुम खुद से प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान होता है बेटा ये। अब तो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई सर, थोड़ा सा और नीचे के तरफ में आते हैं तो पता चलेगा कि हमें किससे रिलेटेड बातें, ध्यान से समझे अगर तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड, वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड सारी बातें हो गई। कूलम्स लॉ से रिलेटेड अगर हमें थोड़ी बहुत और बात करनी भी है, लिखा है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, तो बेटा केवल इतनी बात है कि कूलम्स लॉ सेंट्रल फोर्स होता है, कूलम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को जस्टिफाई करता है, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है, कूलम्स लॉ कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्योंकि बीच में अगर कोई और चार्ज आ जाए या बीच में आपने पाथ चेंज कर दिया तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज है, तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई। कूलम्स लॉ की एक लिमिट ये है कि वो लिमिट क्या है, मतलब 10 टू द पावर कहाँ तक, 15 जो मीटर का डिस्टेंस है, 10 टू द पावर कितना, फेम्टो लेवल उसको बोलते हैं, -15
मीटर के डिस्टेंस तक ये काम करता है, लगभग -18 तक का काम करता है, फेम्टो लेवल पे काम करता है। उसके बाद में न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। अगर उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो गया यानी न्यूक्लियर डोमिनेंट हो गया और ये वीक हो गया, इसी वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन से चिपक करके रह पाता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि प्लस और प्लस होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, ये करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो उनका जो ग्लूऑन है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है। तो इतनी सारी बातें कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों को पता है। किसी भी तीसरे चार्ज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में तुम रख भी दिए, यहाँ पे चार्ज Q1 है, अगर यहाँ पे कितना है बेटा, चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में अगर तुम कोई तीसरा चार्ज रख भी दे रहे हो तो इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये कहते हैं कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता एकदम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। बस ये है कि ये तभी काम करेंगे जब इनको क्या हो, ये रुके हुए हो। ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब चार्जेस क्या हो, स्टेशनरी पोजीशन पे हो। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? अब अगर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं, किससे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेटा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात में ध्यान से समझना। एक तो ये समझ में आ गया कि Fm की जो वैल्यू होती है, Fm की वैल्यू वो Fv से छोटी होती है। तो कितनी छोटी होती है? तो पता चला कि Fv अपॉन Fm इज इक्वल टू कितना बेटा, K। और ये K क्या है? ये K है ER, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई। और फिर बताया गया कि अगर तुम चाहते हो कि F वैक्यूम F मीडियम के इक्वल हो तो क्या दोनों में क्या चेंज करना पड़ेगा? तो बेटा डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो F मीडियम का जो डिस्टेंस है उसको कितना ले लिया जाए? R इज इक्वल टू R डैश अंडर रूट में K। अगर तुम इतना ले लेते हो, या मतलब क्या, मीडियम के साथ मीडियम का जो भी डिस्टेंस है उसको जो भी डिस्टेंस पे वो काम कर रहा है तो उसके साथ में अंडर रूट K से मल्टीप्लाई करो। जो डिस्टेंस चेंज करके आप लाए हो कि अंडर रूट K से मल्टीप्लाई करो तो फिर वो किसके लेवल पे काम करने लगेगा बेटा? FV FM के, यानी F इन वैक्यूम FM के इक्वल हो जाएगा। बात ये आती है बेटा कि जैसे कोई नॉन कंडक्टर हो, जैसे क्या है बेटा, कोई नॉन कंडक्टर है या फिर कोई कंडक्टर है। तो अब अगर कोई कंडक्टर होता है बेटा तो इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। यानी अगर कोई कंडक्टर है तो इसकी K की वैल्यू कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी। और K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो कोलंबियन फोर्स की वैल्यू इग्नोरेबल काम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो K की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी हो जाती है बेटा? इन्फिनिटी हो जाती है। और किसके लिए बेटा? नॉन कंडक्टर के लिए। नॉन कंडक्टर के लिए बेटा ये लेस देन 1 होती है। कैसी होती है बेटा? लेस देन 1। नॉन कंडक्टर की वैल्यू जो होती है वो K की वैल्यू कैसी होती है? लेस देन 1। लेकिन अगर यही किसकी बात आ जाए, एयर की बात हो या वैक्यूम की बात हो, तो उसके लिए क्या होती है? 1 होती है। कुछ समझ में आ रहा है? ये किसकी बात चर्चा करी जा रही है? ये K की चर्चा करी जा रही है। नॉन कंडक्टर के लिए लेस देन 1, कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी और एयर के लिए कितना? अब अगर कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो जरा ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, क्या था? FV अपॉन FM इज इक्वल टू K था। तो यानी हम कह सकते हैं क्या कि FM इज इक्वल टू कितना? FV अपॉन K। और अगर K की वैल्यू कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी है तो क्या इसने अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। यानी फोर्स मीडियम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाएगा। कंडक्टर अगर है ना, एक तरफ में Q रख दिया, दूसरे तरफ में Q, तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। तो लो एनर्जी के साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। तो अब इस पे हम लोगों के पास में है तो बहुत कुछ कराने के लिए, लेकिन टाइम है ना, लिखा है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ, ये सब चीजें बता चुका हूँ बेटा। तो क्वेश्चंस भी हैं ढेर सारे कराने के लिए, लेकिन हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। क्लास ज़्यादा देर तक की हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, दैट्स इट।